राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको तो सिर्फ एक फिंगर टच है, लेकिन हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। मिसेस जिंदल अमायरा को लेकर एक पेड़ के पास खड़ी थी। वो लगातार अमायरा के चेहरे को देख रही थी। उसके बाद वह अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखती है। उन्होंने मासूम महसूस किया अमायरा पहले से और भी पतली हो गई है। यही नहीं, वह खूबसूरत भी हो गई है। बस उसकी आंखें देखकर मिसेस जिंदल एक पल के लिए रुक गईं, क्योंकि अमायरा उन्हें अजीब ही तरीके से देख रही थी। अमायरा काफी देर तक शांत रहती है, पर जब वह खुद को रोक नहीं पाती तो उसने मिसेस जिंदल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, आप कौन है और आपको मुझसे क्या बात करनी है? मिसेस जिंदल की आंखों में आंसू आ गए थे अमायरा को एक देर वक्त बाद देखकर, मगर ऋषभ ने उनके मन में काफी जहर भर दिया था, इसलिए वह जल्दी से अपने उन आंसुओं को पोंछ लेती हैं। फिर सख्ती से अमायरा को देखते बोली, अमायरा, क्या तुम सच में नहीं जानती मैं कौन हूँ? अमायरा थोड़ी हैरानी से उसके सामने खड़ी औरत को उसका नाम पता है, मगर फिर भी वह धीरे से बोली, नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन है, पर थोड़ी सी जानी पहचानी जरूर लग रही हैं आप। उसकी बात सुनकर मिसेस जिंदल खुद को संभालती है, फिर तीखे स्वर में बोली, अमायरा, तुम कुछ महीने से पहले हमारी जिंदगी में चली गई थी, तो अब क्यों वापस आ गई हो? बेहतर होगा चली जाओ और कभी वापस मत आना। तुम्हारे कारण मेरा बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कुछ महीने पहले जब तुम चली गई थी, उसने खुद को चार दीवारी में बंद कर लिया था, खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। यहाँ तक कि मुझसे भी बात नहीं करता था। वह रूम से बाहर तभी निकलता था जब वह तुम्हें ढूंढना चाहता था। उसकी बात सुनकर अमायरा शॉक्ड हो गई, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बेसब्री से कहा, आंटी, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए, और आप मुझसे कैसे जानती हैं? उसके मुंह से आंटी सुनकर मिसेस जिंदल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अमायरा हमेशा मॉम कहती थी। मिसेस जिंदल एक बार फिर से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती हैं। उन्हें अमायरा की तरफ पीट कर ली थी, क्योंकि वह उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मेरा बेटा तंज तुम्हारा हस्बैंड है, जिसे तुम छोड़कर चली गई। पर क्यों छोड़ गई थी किसी को नहीं पता। तुम्हारे कारण उसकी ऐसी हालत हुई है। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तुम अगर उसकी जिंदगी में चली आओगी तो वो सही हो जाएगा। इसीलिए इस शहर में चली जाओ और कभी वापस मत आना। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। अमर अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ी थी। उसने ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह तीसरे से बोली, हस्बैंड, मेरा हस्बैंड कौन है और आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे छोड़ दिया, पर मैं ऐसे क्यों करूँगी? अगर मैंने उसे छोड़ दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, और न ही मैंने अपनी याददाश्त खोई होती। जैसे कि आपने कहा आपके बेटे ने मुझे ढूंढा, अगर उसने मुझे ढूंढा होता तो क्या मैं उसे मिल नहीं पाती? आपके कपड़ों के देखकर साफ पता चल रहा है कि आप अमीर खानदान से हैं। मैंने तो सुना था अमीर खानदान सब कुछ कर सकते हैं, फिर एक जिंदा इंसान को क्यों नहीं ढूंढ पाए? मिसेस जिंदल को कुछ समझ नहीं आया और वो क्या बोले, मगर वह इस बार पलटकर गुस्से से बोली, चाहे जो हो, बस तुम उसकी जिंदगी से दोबारा नहीं होगी। मैंने सुना है वह तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक कि उसने अपना नाम तक बदल लिया है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर वह तुम्हारे करीब आए तो उसे खुद से दूर कर दो। छोड़ दो मेरे बेटे को अकेला। पागल हो गया है वह तुम्हारे पीछे। पता नहीं तुमसे उस पर क्या जादू कर दिया है। उसे बस तुम ही दिखाई देती हो। अगर उसे मुझमें और तुम में किसी एक को चुनना पड़े ना, तो वह बिना किसी झिझक के तुम्हें चुनेगा। पर मुझे तुम्हारी जैसी लड़की अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए, जो उसकी जिंदगी में बार बार बर्बाद करे। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बेटे को खुश रखे, पर तुम वो इंसान नहीं हो जो उसे खुश रख सकती हो। उनके एक एक शब्द अमायरा के दिल को चोट पहुंचा रहे थे, मगर अमायरा बिना भाव के खड़ी रही, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। पर उसकी मुट्ठी कस रही थी। जो भी अमायरा को गहराई में जानता है वह जरूर समझ जाता कि अमायरा इस वक्त क्या फील कर रही है। अचानक अमायरा हंसने लगी। मिसेस जिंदल हैरानी से उन्होंने उसे घूरते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रही हो?
अमायरा हंसते हुए पेड़ को पकड़ लेती है और फिर अपने बालों में हाथ डालते फिरते हुए इधर उधर देखने लगी। शायद वह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। फिर मिसेस जिंदल को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, लोग सही कहते हैं, बहू की सबसे बड़ी दुश्मन तो नंद होती है या सास होती है, लेकिन इत्तेफाक से मैं वो भोली भाली बहू नहीं हूं जो सास के ताने सुनकर अपने आंसू बहाने लगे। पहली बात, मैं कैसे यकीन करूं कि आप मेरी सास हैं? दूसरी बात, मुझे सबूत लाकर दीजिए कि मैं आपके बेटे की जिंदगी पर बोझ हूं। तीसरी बात, कौन है आपका बेटा? अगर इतना ही प्यार करता है तो ढूंढ क्यों नहीं पाया मुझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कब से यहाँ खड़ी होकर मुझे ताने दे रही हैं? क्या आपको अपने पोते की फिक्र नहीं है? आप जब से आई हैं एक बार भी आपने मेरे बच्चों के बारे में नहीं पूछा। इसका साफ मतलब है ना तो आप अपने बेटे से प्यार करती हैं और ना अपने पोतों से। आप बस यहाँ मेरे सामने डेली सोप की प्यारी सासू माँ की तरह आंसू बहाने आई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाली हूँ और ना ही मैं रोने वाली हूँ। इसलिए आपका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया कि आप मुझे गिल्टी फील करवा सकती हैं। अमायरा के इस एटीट्यूड को देखकर मिसेस जिंदल एक कदम पीछे हो जाती हैं, क्योंकि अमायरा ने पहले कभी भी उनके साथ इस तरह से बर्ताव नहीं किया था। उसकी नजरों में अमायरा हमेशा से एक प्यारी, कमजोर और शरारती लड़की थी, मगर आज वो अमायरा का एक नया ही रूप देख रही थी। वे अपनी आंखें बड़ी करते हुए अमायरा को देखते हुए बोली, अमायरा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अमायरा उनकी बात को इग्नोर करती है और फिर इंटरेस्ट के साथ देखते हुए बोली, वैसे कौन है आपका बेटा जिसके लिए मैंने 4 बच्चे एक साथ पैदा कर दिए? फिर तो जरूर वह कोई महान इंसान होना चाहिए। मैं भी एक बार उस भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। देखूं तो आखिर में वह कौन सा हूर का परी है जिससे मैंने शादी की। मिसेस जिंदल गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, अमायरा, तंश के बारे में ऐसे मत बोलो, और वह यहीं पर है। आज से उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। आज मैं उसके साथ ही मैं अपने पोते को भी लेकर जाऊंगी। अब अमायरा को गुस्सा आने लगा। उसने ठंडे भाव में मिसेस जिंदल को देखकर कहा, डियर डेविल सासू माँ, मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने के बारे में कभी सोचिएगा भी मत, वरना आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और हाँ, मुझे धमकी मत दीजिए कि आप कोर्ट जाएंगी। अगर आप कोर्ट जाएंगी तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं एक लाचार पत्नी हूँ जिसके पति उसे टॉर्चर करता है। मैं साफ साफ साबित कर दूंगी कि मेरा पति एक बेवफा है और उसे किसी और से प्यार हो गया, इसलिए कुछ महीने पहले उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। सबूत के तौर पर मेरे पास दृष्टि है, क्योंकि मैं उसे घायल हालत में मिली थी। मैं आपके बेटे के साथ साथ आप पर भी केस करूंगी कि आपने मुझसे दहेज की डिमांड की और अब मैंने मना कर दिया तो आपने मुझे मेंटली टॉर्चर किया। एक साथ आपके पूरे खानदान जेल भिजवा दूंगी और आपकी अपनी प्रॉपर्टी की चिंता मत करिएगा। वो क्या है ना, मुझे पैसों से और हैंडसम लड़कों से बहुत प्यार है। अगर आपका बेटा हैंडसम हुआ तो मैं उसे अपने पास रख लूंगी, वरना पैसों की देखभाल तो मुझे बहुत अच्छे से करनी आती है। मेरी ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए चाहे मुझे झूठी क्यों ना बोलना पड़े, मैं वो भी बोलूंगी। इतना कहकर अमायरा वहां से जाने लगी। मिसेस जिंदल उसका हाथ पकड़कर गुस्से से बोली, अमायरा, हद पार मत करो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं बस एक चीज तुमसे मांग रही हूँ और वो यह है कि मेरे बेटे से दूर रहो, वरना। अमायरा पलटकर उन्हें मुंह पर जवाब देती है, वरना क्या? वो सब छोड़िए, एक बात करते हैं, क्या ना आप मुझे डाइवोर्स दिलवा दें? उसके साथ ही मैं आपके बेटे की आधी से प्रॉपर्टी ले लूंगी, क्योंकि मेरे पास उसके 4 बच्चे हैं और यह काफी अच्छा तरीका है, मेरा भी फायदा और आपका भी। यह कहकर अमायरा तुरंत वहां से चली जाती है। वह एक पल के लिए वहां रुकी नहीं, मगर जाते वक्त अमायरा के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि उसका हस्बैंड नाम बदलकर उसके पास ही रह रहा है। अमायरा घर के अंदर जाती है, लेकिन उससे पहले उसकी नजर आकर्षित पर पड़ती है। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए वह ठहर जाती है। उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया जिसे वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है
और फिर विला के अंदर चली जाती है। मिसेस जिंदल अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उन्होंने कुछ बोलना नहीं बन रहा था क्योंकि वह अभी किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे अमायरा को क्या जवाब दे। अमायरा के जाने के बाद उन्हें होश आता है। वह उस दिशा में देखती है जहाँ पर अमायरा गई थी। फिर वो खुद से बोली, अमायरा बहुत बदल गई है, या फिर शायद वह पहले से ही ऐसी थी, बस मेरे सामने नरम दिल था। क्या मैं उसे यह सब कह के सही कर रही हूँ या नहीं, या फिर मैं ऋषभ की बातों में आकर कुछ गलत कह रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो बाद में मुझे ही पछताना पड़े। इतना कहते हुए पेड़ के पास रखे पत्थर पर बैठ जाती है क्योंकि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अमायरा बहुत गुस्से में थी। अपने रूम में पहुंचते ही वह सारे सामान को तोड़ फोड़ देती है। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब उनमें आंसू भी आ गए थे। उसकी नजर बेड पर सो रहे चारों बच्चों पर पड़ती है तो वह तोड़ फोड़ करना बंद कर देती है। अंदर से वह बहुत अजीब महसूस कर रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा हो। वह जल्दी सांस लेती है तो वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। पर 10 मिनट बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने ड्रॉअर खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला। उसने सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच दबाया और उसे लाइटर से जलाकर बालकनी में चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बालकनी में एक साइड खड़ी होकर सिगरेट की कश लेने लगी। अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे अपने गर्दन से हाथ फेरने लगती है। सिगरेट की 3 कश लेने के बाद ही उसका शरीर थोड़ा नॉर्मल होने लगा। अमर फिर से कश लेने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक दी। अमायरा गुस्से से पलट कर देखती है तो दृष्टि खड़ी थी। फिर अमायरा दूसरी तरफ देखने लगी। दृष्टि उसके कंधे पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, क्या कर रही हो? ये बेबीज है और तुम सिगरेट पी रही हो? अमायरा दीवार पर सहारा लेकर खड़ी होते हुए बिना भाव के बोली, तुम्हें पता है ना, जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और मैं अपने मन में यह सब नहीं पीती मन से। पूरे 4 महीने बाद मैंने इसका इस्तेमाल किया है। दृष्टि से घूरते हुए कठोर लहजे में बोली, मानती हूँ डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, मगर सिर्फ एक बार तुम्हें नशेड़ी बनने के लिए नहीं कहा गया था। और क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतने गुस्से में हो? अमायरा कुछ नहीं बताती और कुछ सोचने लगती है। उसके सामने वाले विला में कोई उसे लगातार देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि आकर्षित था। वह अमायरा को सिगरेट पीते हुए देख रहा था। अमायरा को इस हालत में देखकर उसके चेहरे पे कुछ बदलाव आया और वह जल्दी से अपने रूम से बाहर चला गया क्योंकि उसे अंदाजा था कि अमायरा सिगरेट कब पीती है। आकर्षित अपने विले से बाहर जाता है तभी उसे एक अब जानी पहचानी परछाई दिखाई देती है। ये मिसेस जिंदल थी जो कार में बैठकर जा रही थी। उन्हें यहाँ देखकर आकर्षित के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्से में लाल हो जाती है। उसकी नीली आंखें इतनी डरावनी हो गई थी कि अगर कोई उसे देख लेता तो जरूर डर जाता। आकर्षित जल्दी से अपनी कार में बैठता है और गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ अमायरा ने ध्यान नहीं दिया, मगर उसकी तोड़फोड़ से उसका एक शैतान बच्चा जरूर उठ गया था और बाकी बच्चों को जगाने के लिए काफी था। यह कोई और नहीं बल्कि कृष था। कृष सच्ची में बहुत शैतानी करता है और आगे आप सुनेंगे ना कृष की शैतानियां। सच में बच्चे नहीं है, ये आफतें इसके चारों बच्चे। और त्रांश तो बिल्कुल तंश की कॉपी है, बिल्कुल उसी की तरह से बिहेव करता है और अंश बड़े भाई का सा रोल करता है और कृष और तक्ष तो बिल्कुल शरारतों के क्या कहेंगे भंडार है। नेक्स्ट, कृष उठकर बैठ जाता है। वह अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मसल रहा था, फिर आसपास देखने लगा। पहले तो वह रोने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके तीनों भाई उसके अगल बगल सो रहे हैं, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने लेफ्ट साइड पर तक्ष लेटा था और राइट साइड पर अंश, और अंश के राइट साइड पर त्रांश सो रहा था। तक्ष को देखते ही कृष खुश हो गया। कृष तक्ष को पकड़ में लेटकर उसके गालों पर किस करते बोला, बेबी बेबी। वो क्यूट तरीके से बोलते हुए लगातार उसके गालों को सहला रहा था।
जैसे उसे बहुत प्यार करता हो। फिर उसने देखा कि तक्ष उठ नहीं रहा है तो वह उठकर बैठ गया। कुछ सोचकर वह फिर से तक्ष को ऊपर लेट गया। तक्ष को जब अपने ऊपर भार महसूस हुआ तो वह कसमसाते हुए करवट लेने लगा, मगर वो करवट ले नहीं पा रहा था। मगर अभी भी तक्ष नहीं उठा था। कृष ये देखकर उसके गालों को सक करने लगा और अचानक ही बाइट कर लेता है। तक्ष को जब दर्द हुआ तो वह रोने लगा। कृष यह देखकर उसके गालों को सहलाता है। फिर उसके ऊपर से उठकर उसे थपकी देते हुए तोतली आवाज में बोला, बेबी, नीनी नीनी। कृष उसे शांत करवाना लगा क्योंकि वो अक्सर अमायरा को ये सब करते हुए देखता था। तक्ष सिसकते हुए आंखों खोलकर उसे देखने लगा। तक्ष चुप हो गया, मगर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। वह करवट लेकर फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन कृष उसे जबरदस्ती उठा रहा था। इसलिए इरिटेट होकर तक्ष उठकर बैठ गया और कृष के ऊपर चढ़ गया। वह दोनों लड़ते लड़ते अंश के ऊपर गिर गए थे। तक्ष और कृष एक दूसरे के बालों को बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए थे। दोनों का पूरा भार अब अंश के ऊपर बढ़ने लगा तो तक्ष की भी नींद खुलने लगी थी। उसने देखा कि उनके दोनों भाई उसके ऊपर चढ़कर लड़ रहे हैं। अंश परेशान होकर जोर से चिल्लाया, मम्मा मम्मा। कृष और तक्ष दोनों ही जल्दी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं और अपनी जगह पर लेट जाते हैं। हमारा जो बालकनी में थी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से आ जाती है। उसने देखा कि कृष, तक्ष और त्रांश लेटे हुए हैं, लेकिन अंश बैठा हुआ था। हमारा को देखते ही अंश कृष और तक्ष की तरफ इशारा करके बोला, मां ये। अंश की आंखों में अभी भी नींद नजर नहीं आ रही थी। हमारा जल्दी से उसे गोद में उठा देती है, फिर उसके गाल पर किस करके प्यार से बोली, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में नींद, फिर भी तुम जाग रहे हो। अंश अपनी नींद भरी आंखों से कृष और तक्ष को तरफ देखकर इशारा करता है। हमारा तक्ष और कृष को देखती है। दोनों अभी भी बच्चे थे, इसलिए उनके लिए एक्टिंग करना मुश्किल था। दोनों ने कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए था। यह देखकर हमारा समझ गई कि दोनों ड्रामा कर रहे हैं। वह अंश को बैठाकर दोनों को घूरते हुए बोली, ड्रामा बंद करो और उठकर बैठो। कृष, क्या तुमने अपने भाइयों को जगाया? कृष अभी भी लेटा था। उसने अपने चेहरे पे दूसरी तरफ कर लिया, धीरे से बोला, मम्मा निन्नी। हमारा उसे उठाकर बैठाते हुए उसकी नाक को खींचते बोली, शैतान बच्चे, अगर तुम सो रहे होते तो बोल कैसे रहे हो? तुम्हारा मैं क्या करूं? कल से मैं तुम्हें अलग रूम में सुलाऊंगी अगर तुमने अपने भाइयों को परेशान किया तो। कृष तुरंत अपनी आंखें खोलकर तक्ष की तरफ इशारा करता है। वह अमायरा को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने किसी को नहीं जगाया, सबको तक्ष ने जगाया है। अमायरा तक्ष की तरफ देखती है तो तक्ष भी उठकर बैठ गया। वह कृष की तरफ इशारा करने लगा, तक्ष, मम्मा काच। अमायरा दोनों को इग्नोर करते हुए अंश से पूछती है, बताओ किसने लड़ाई शुरू की थी? अंश कंफ्यूज था क्योंकि जब वह जागा था तब दोनों भाई लड़ रहे थे, इसलिए वह बस अमायरा को देखा क्योंकि पहले कौन जागा था उसे नहीं पता था। अमायरा अपने सिर को मसलकर परेशान होकर बोली, तुम लोग मुझे बहुत परेशान करते हो। देखो पीका सो रहा है, अब उसे मत जगाना। अमायरा यह देखा कृष कैसे दांत दिखा रहा है। सभी बच्चों के आगे से केवल 4 दांत ही अभी आए थे। कृष बहुत क्यूट लग रहा था। अमायरा देखती है कि अंश को नींद आ रही है तो वह अंश को लेटा देती है और तक्ष को भी, क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। फिर कृष को गोद में उठाते हुए अमायरा मुंह बनाकर बोली, तुम मेरे साथ चलो वरना तुम फिर सबको परेशान करोगे। अमायरा बेड से चारों तरफ पिलो लगा देती है। फिर कृष को लेकर जाने लगी। कृष खुश होकर बेड पर लेटे अपने तीनों भाइयों को देखते हुए हाथ हिलाकर बाय करते बोला, बेबी बाई बाई। दृष्टि अपने सिर को नाक में हिलाती है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, बस ऐसे ही बच्चों से बहुत डर लगता है, इसलिए आज तक मैंने कभी बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया और ना ही कभी शादी करूंगी। कहते हुए वह भी रूम से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ मिसेस जिंदल की कार सड़कों पर चल रही थी। वह चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। ठीक उसी वक्त एक कार उनकी कार को ओवरटेक कर देती है और सामने से कार रोक देती है। ड्राइवर ने एक झटके से कार को रोक दिया।
कार को काफी जल्दी में रोका गया था, इसलिए एक जोरदार झटका मिसेस जिंदल को लगा। उन्होंने कार की सीट पर पकड़ लिया और फिर घबराते हुए ड्राइवर को देखने लगी। तो ड्राइवर जल्दी से बोला, मैडम, हमारी कार के सामने किसी ने कार आ गई है। मिसेस जिंदल की धड़कनें अभी भी तेज चल रही थी, क्योंकि ड्राइवर ने काफी तेजी से ब्रेक लगाया था और वह अपने सीने पे हाथ रखे हुए उसके बाद बाहर की तरफ देखते हुए कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही सामने वाली कार से आकर्षित निकला। वह अपने लंबे लंबे कदमों से मिसेस जिंदल की कार के पास जाकर बैक सीट का डोर ओपन कर देता है। मिसेस जिंदल जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए वह बहुत खुश होकर बोली, तंश नहीं, तंशवर्धन जिंदल कहिए मिसेस जिंदल। और मुझे तो लगा था केवल आप प्यारे पति मिस्टर जिंदल को ही मुझसे प्रॉब्लम है, मगर ऐसा लगता है आपको भी अब मुझसे प्रॉब्लम होने लगी है। पर मुझे याद नहीं कि मैंने आपको नाराज किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। तंश ने यह सब कुछ बहुत ही गुस्से से कहा था। हर कोई जानता था जिंदल खानदान के छोटे बेटे का गुस्सा नॉर्मल गुस्से नहीं होता। ये तो तंश जो आकर्षित बनकर रह रहा था। मिसेस जिंदल की रीढ़ की हड्डी तक काम गई थी। तंश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वह जल्दी से कार में बाहर निकल आती है। उन्होंने देखा तंश कितने गुस्से में है। वह उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तंश अपने कदम पीछे ले लेता है और उन्हें अपने मिसेस जिंदल जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखती हैं, वह खुश होकर बोली, तंश सॉरी, और वह अपने हाथ को बिल्कुल भी पकड़ने नहीं देता। मिसेस जिंदल ने दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह तंश को देखकर खुश होकर बोली, तंश, हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं। तुम तो जैसे अपनी माँ को भूल ही गई, और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुमने आज तक कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। तंश ने अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला, पहले मुझे ये बताइए आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपका यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझसे झूठ मत कहिएगा, मुझे सिर्फ सच जानना है। मिसेस जिंदल अपनी नजर चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। तब समझ चुका था वह यहाँ पर क्यों आई है। वह गुस्से से एक जोरदार पंच मारकर कार के कांच को तोड़ देता है। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मिसेस जिंदल यह देखकर डर जाती हैं। वो 2 कदम और पीछे हो जाती हैं। तंश गुस्से से पागलों की तरह हंसते हुए उनकी तरफ देखता है। उसके माथे की नसें साफ उभरी हुई दिख रही थी। उसका एक हाथ कमर पर था और दूसरा हाथ अब उसके बालों पर था। वह काफी देर तक हंसते हुए इधर उधर देखता है, फिर मिसेस जिंदल को देखकर दांत पीसकर बोला, आपको मेरी चिंता है? इंटरेस्टिंग, मुझे आज तक नहीं पता था कि आपको मेरी चिंता है। अगर आपको मेरी चिंता होती तो आज आप यहाँ पर नहीं होती और वाइफी से ये सारे शब्द नहीं कहती। मिसेस जिंदल कुछ कहना चाहती थी, मगर उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। तंश ने देखा कि मिसेस जिंदल उसे डरते हुए कांप रही हैं। चाहे जो हो, पर वह अपनी माँ से प्यार करता था। उन्हें ऐसी खुद से डरते हुए नहीं देख सकता था। उसे अच्छे से पता था उसकी भोली माँ को कोई भी आसानी से भड़का सकता है और उनके भोलेपन का फायदा उठा सकता है। लगभग 10 मिनट लगे तंश को खुद को शांत करने में। फिर उसने मिसेस जिंदल के हाथ को पकड़ लिया और आराम से कहा, मॉम, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आखिर आप क्यों नहीं चाहती कि वाइफी मेरे साथ रही? मॉम, आप भूलिए मत, आप उसे कितना प्यार करती थी, और अगर उसे मेरी चिंता नहीं होती तो वह मेरे बच्चों को कभी जन्म नहीं देती। आपको शायद पता नहीं था, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। एक सिचुएशन ऐसी आई जब डॉक्टर ने कहा था कि या तो बच्चे बच सकते हैं या वाइफी। यह सब जानते हुए भी उसने डॉक्टर की बात ना मानकर कभी भी एबॉर्शन नहीं करवाया। जब डिलीवरी का वक्त आया था उसे बहुत दर्द हुआ था। मैं उसके साथ था। आपको पता है, उस दिन उसकी मौत भी हो सकती थी। उस वक्त मुझे ऐसे लगा था कि अगर वह नहीं बची तो मैं खुद को मार डालूंगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप उसे पागलपन कहे या कुछ और, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस जिंदल रोते बोली,
तंश। लेकिन तंश ने उन्हें रोककर आगे सर्द आवाज में कहा, आपको तो शायद यह भी नहीं पता कि वाइफी पर कोई दवा असर नहीं करती। अगर किसी को चोट लगती है तो वो इंसान पेन किलर खाकर अपने दर्द को दूर कर सकता है, मगर मेरी वाइफी के साथ ऐसा नहीं है। उसे दर्द सहना पड़ता है। एक वक्त ऐसा आया जब उसे दर्द भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने डॉक्टर से जहर मांगा था। मेरे लिए उसने दर्द को सहा और आप कह रही हैं कि उसे मेरी चिंता नहीं है। मिसेस जिंदल जितना भी इस बारे में सुनती उन्हें और भी ज्यादा रोना आता। उन्हें अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अमायरा को ये सब कहा था, मगर अभी वह थोड़ी कंफ्यूज थी। इसके साथ ही साथ वह थोड़ी सी शर्मिंदा महसूस हुई। उन्होंने याद किया कि थोड़ी देर पहले जब वह अमायरा से मिली थी तो उसने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं किया था कि वह कोई कमजोर है या फिर उनसे बहुत कुछ सहा होगा। तंश लगातार उन्हें देख रहा था। तभी मिसेस जिंदल तंश का हाथ को पकड़कर बोली, पर वो तुम्हें छोड़कर। तंश दांत पीस लेता है और उसके चेहरे भाव एकदम सख्त हो जाते हैं। उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया और बिना उन्हें देखे रूखे तरीके से बोला, सब मेरी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। मिसेस जिंदल समझ नहीं पा रही थी कि तंश कहना क्या चाहता है। उन्होंने फिर से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तंश लगभग 30 सेकंड तक चुप रहा। उसके बाद बिना कुछ इमोशंस के बोला, आपको पता है ना मेरे अंदर कितना ईगो है। अगर एक बार मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है और मैं कुछ भी कर बैठता हूँ। बस कुछ महीने पहले भी मैंने यही किया था। आप सबको बस इतना पता है, मेरी वाइफी ने मुझे छोड़ दिया था, पर सच तो यह है कि यह सब कुछ केवल मेरे गुस्से और ईगो के कारण हुआ था। मैं हमेशा से चाहता था वाइफी का सारा ध्यान बस मेरे ऊपर हो, लेकिन चारों बच्चों के आने के कारण मुझे जलन होने लगी क्योंकि वो सारा अटेंशन ले जाते थे। इसलिए मेरी वाइफी से लड़ाई मैंने कर ली। मैं अपने ईगो के आगे झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए हमारी लड़ाई और भी ज्यादा बड़ी हो गई। मैंने गुस्से से उसे उल्टा सीधा कह दिया, इसलिए वह चारों बच्चों को लेकर चली गई। इस बात का फायदा दुश्मनों ने उठाया। मैंने उसे बहुत ढूंढा था पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। तब मुझे एहसास हुआ सारी गलती मेरी थी। सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी है। इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने खुद को 4 दीवारी में बंद कर लिया। पर आप सबको गलतफहमी हो गई कि वो मुझे खुद छोड़कर गई है। यह सब कहते हुए तंश की नजर दूसरी तरफ थी। ना तो उसकी आवाज में कोई इमोशन था और ना ही उसकी आंखों में। वह एक रोबोट की तरह खड़ा था, लेकिन उसे देखकर यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि वह सच कह रहा है या झूठ। मिसेस जिंदल को बिल्कुल भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तंश को अपनी तरफ पलटते हुए शौक होकर कहा, मैं नहीं जानती तुमने कभी ऐसा किया है। मैं नहीं मानती कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा। तंश की इस बार दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे बहुत ईगो है। मैंने अपने ईगो में आकर ये सब किया। आप समझती क्यों नहीं है? सब मेरी गलती है। क्या आपको पता नहीं है? आपने इस ईगो और गुस्से के कारण मैंने आपके हस्बैंड यानी मेरे फादर के साथ लड़ाई की थी। जिस तरह मैंने आज तक उन्हें कभी अपना फादर नहीं माना, यह काफी है साबित करने के लिए मैंने भी वाइफ से लड़ाई की और गुस्से में आकर उसे जाने के लिए कहा था। यह सब कुछ मेरी गलती है, इसलिए आप उसे दोष मत दीजिए और ना ही उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करिए। उसने जैसे ये कहा वहां थप्पड़ की आवाज गूंजने लगी। तंश का चेहरा हल्का सा तिरछा हो गया और उसके गाल पर थप्पड़ के निशान नजर आ रहे थे। यह थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि मिसेस जिंदल ने मारा था, मगर तंश के चेहरे पे अभी भी कोई इमोशंस नहीं। उसने अपने चेहरे को घुमाकर मिसेस जिंदल को देखा। मिसेस जिंदल ने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने ऐसा किया है। तुमने सिर्फ अपने इस गुस्से के कारण अम्मू को जाने के लिए कह दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और आज तक मैं उसे गलत समझती रही। वह तुम्हें छोड़कर चली गई। आज मुझे ऐसे लग रहा है तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तुमने अपने 4 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। आखिर तुम जिंदल खानदान के मर्दों में इतना ईगो क्यों है? तंश अभी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने बस अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और वहां से जाने लगा। वे बिना पलटे सर्द आवाज में बोला,
मुझे जो करना था मैं कह चुका हूँ, इसलिए अब उसे भला बुरा मत कहिएगा, मैं सुन नहीं पाऊंगा। उसकी पीठ को घूरते हुए मिसेस जिंदल गुस्से से बोली, सिर्फ तुम्हारे इस ईगो के कारण। पता है मैंने मेरी अम्मू से कितना कुछ कह दिया, पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी। मैंने उसे कितनी कड़वी बातें कही, पता नहीं वह मुझे माफ़ करेगी या नहीं। मैं उसे माफ़ी जरूर मांगूंगी क्योंकि मैंने गलत किया है। तश ने उसकी तरफ बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा। वह कार में बैठा और वहां से चला गया। मिसेस जिंदल जल्दी से कार में बैठती हैं और घबराई हुई आवाज में ड्राइवर से बोली, वापस चलो। वह अपनी उंगलियों को मसलते हुए सोचती हैं, ये मैंने सही नहीं किया है। मैं कैसे अम्मू को यह सब बोल सकती हूँ? अगर वह ऋषभ क्या वह मुझे भड़का रहा था? लेकिन मैं इतनी आसानी से उसकी बातों से कैसे आ सकती हूँ? चाहे जो हो जाए मैं अम्मू को माफ़ नहीं करूँ, माफ़ी मांग के रहूँगी अम्मू से। मिसेस जिंदल को अब बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने दोनों हाथों के बीच अपने चेहरे को छिपा लेती हैं और बीती बातों के बारे में सोचने लगती हैं। जब अमायरा खुश होकर उनसे मिली थी, उन्हें गले लगाती थी और उन्हें बिल्कुल एक माँ की तरह ट्रीट करती थी, मगर आज उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आ रही थी कि उन्होंने कैसे अमायरा पर इल्ज़ाम लगाया और उसके 4 बच्चों से उसे छीनने की कोशिश की। कुछ ही देर में मिसेस जिंदल वापस उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं जहां अमायरा रहती है। वे बिला देखती हैं और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती हैं, मगर वह घबराई हुई थी। वह खुद को शांत करके बोली, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी है। इतना कहकर वह जल्दी से अंदर जाने लगी, मगर तभी उन्होंने देखा अमायरा बाहर आ रही है और उसके हाथ में एक बच्चा था जिसे वह डांट रही थी। मिसेस जिंदल के एक्सप्रेशन उन पर हावी होने लगे थे। वह एकदम से अमायरा की तरफ बढ़ी और उसके पास पहुंचते हुए उसे गले लगा लेती है। अमायरा का ध्यान उनकी तरफ नहीं था, वह तो क्रिश को डांटने में बिजी थी, मगर मिसेस जिंदल के अचानक गले लगने से वह काफी हैरान हो गई। उसकी पूरी बॉडी अपनी जगह पर जम गई। जाने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब किया है ना, और लाइक किया एपिसोड्स को, क्योंकि और भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है इसमें। और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके एपिसोड्स आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।